राजीव सर, एक तरफ शीर्ष नेतृत्व, हालांकि जो सुनील सर ने बात कही, एक तरफ शीर्ष नेतृत्व दूरी बना रहा है, दूसरी तरफ ये भी संदेश देने की कोशिश हो रही है कि नहीं नहीं, राम केवल आपके नहीं है, राम हम सबके हैं और राम से विमुख कोई नहीं है। लेकिन ये जो संदेश देने की कोशिश है कांग्रेस की, तो कहीं क्या इसको लेकर के कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है? क्योंकि जिस आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी आज ये बताने में लगी है कि कांग्रेस तो हिंदू विरोधी है, इंडिया गठबंधन हिंदू विरोधी है, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो राम विरोधी हैं, जिस तरीके के पोस्टर जारी किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो इसका जो सही मैसेज है, क्या वो सामाजिक इस रूप से उतना उसी तरीके से पहुंच पाएगा लोगों के बीच में? राजीव सर म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लें प्लीज। कुछ सवालात बहुत महत्वपूर्ण हैं इसमें। मैं अपने तीनों जो पैनलिस्ट हैं और आप हैं उनसे आग्रह करूंगा कि कुछ चीजों को हमें बड़े गंभीरता से और बड़े व्यापक संदर्भों के साथ मूल्यांकित करने की जरूरत है। राम मंदिर की जो स्थापना है उसके लिए जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है या जिनको आमंत्रण दिया गया है, वह आमंत्रण मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया गया। भाजपा ने एक खेल खेला है और वो कि जितने भी एलिट लोग हैं, जितने अभिजन हैं, जितने समाज के महत्वपूर्ण लोग हैं, जो उनके लिए मैटर करते हैं किसी ना किसी रूप में, उनके लिए ये आमंत्रण भेजे गए। मुझे पता नहीं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष और अन्य साथी वहां पर गए, उनको वहां पर आमंत्रित किया गया है या नहीं किया गया। मुझे पता है कि कांग्रेस से 2 या 3 लोगों को ये आमंत्रण भेजा गया और उन लोगों ने उस शीर्ष नेतृत्व ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उसको अस्वीकार कर दिया कि वो नहीं आएंगे। सवाल दूसरा है यहाँ पर, और मैं इस संदर्भ में बहुत सारी असहमतियों के बावजूद वामपंथी दलों के दृष्टिकोण की एप्रिसिएशन की तरफ जाऊंगा। जिस समय उनको निमंत्रण मिला, उन्होंने तत्काल मना कर दिया और कहा कि धर्म का सवाल निजी आस्था का सवाल है और इस निजी आस्था के सवाल को राजनीतिक उद्देश्य में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। और मेरा स्पष्ट मानना यह है कि इस समय जो कुछ भी किया जा रहा है वह भारतीय संविधान की मूल स्थापनाओं के ठीक विपरीत चला जाता है। कम से कम धर्मनिरपेक्षता के मूल्य के तो विपरीत चला जाता है। होना तो ये चाहिए था कि जितने भी लोग वहां पर सम्मिलित हों, वो सम्मिलन गैर राजनीतिक होना चाहिए था, पहली बात ये। और दूसरा ये कि मुझे जो लग रहा है कि जैसे हम गांव के अंदर जय सिया राम, राम राम साहब कह के राम को हमने जन साधारण की चेतना के साथ जोड़ा था, जन साधारण उसको बहुत पसंद करता था और राम जन साधारण का नेतृत्व करने वाले और जन साधारण की आस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले बन गए थे। अब क्या उस जन साधारण की आस्थाओं के ठीक भिन्न जाकर के जो यहाँ का संभ्रांत शक्तिशाली तबका है हर क्षेत्र का, क्या राम उसके आराध्य बन रहे हैं और जो आम जनता है उस आम जनता को केवल उस धनाढ्य वर्ग का और उस संभ्रांत वर्ग का एक इमिटेटर, उनका अनुकरण करता बनने के लिए कहा जा रहा है कि इन दिनों में अयोध्या में कोई नहीं आएगा, इतने दिनों में कोई प्रवेश नहीं करेगा, वहां पर इतनी सुरक्षा। ऐसा लगने लगा है कि देश की बाकी जितनी भी समस्याएं हैं, बाकी सारे इश्यूज हैं, उन सब के इतर जाकर के केवल एक अयोध्या का सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रह गया है। और ये जो एक राजनीति है वह राजनीति बहुत खतरनाक है, क्योंकि अभी राम मंदिर पूरा बना नहीं है और इसलिए अगर शंकराचार्यों ने इस पर कोई अपना एक आपत्ति दर्ज कराई है तो उस आपत्ति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि भाई जो भी वहां पर यजमान होंगे वो यजमान इन कर्तव्यों का, इन नीतियों का, इन व्यवहार प्रणालियों का पालन करें।
उन व्यवहार प्रणालियों का पालन मुझे कभी धर्म में ये नहीं लगा, किसी भी धर्म के अंदर, कि उसे एग्जिबिट किया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ तो समूचा मीडिया उसे प्रदर्शित करने में लगा हुआ है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप या गोदी मीडिया बोलते हैं, हिंदी के समाचार पत्र उसको जिस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण आयोजन है जिस महत्वपूर्ण आयोजन को केंद्र में रखकर भाजपा 2024 के चुनाव में जीतना चाहती है। तो जो कहा जा रहा था कि ये चुनाव के लिए किया जा रहा है, अपनी जीत के लिए किया जा रहा है, या भारतीय जनता की जिनकी आस्था है जन सामान्य की, उस जन सामान्य की आस्था को केंद्र में रखकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमने इस मंदिर को स्थापित किया है। ये बहुत से ऐसे सवाल हैं, धर्म की दृष्टि से भी सवाल है, शक्ति की दृष्टि से भी सवाल है, जो धार्मिक नेतृत्व है उस धार्मिक नेतृत्व की आपत्तियों से जुड़े हुए भी सवाल है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने आप को इस राजनीतिक कार्यक्रम के अंदर क्यों नहीं शामिल किया है, उसकी लॉजिक और उसकी लेजिटिमेसी के भी सवाल है। इसलिए मुझे लगता है कि इन सारे सवालों पर अगर हम अपने दृष्टिकोण को और अपनी चर्चा को और उन वक्तव्यों को शामिल करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जहां तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों का सवाल है, वो 22 जनवरी से पहले गए, कोई भी वहां पर जा सकता है, अपनी आस्था का वहां पर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन कुछ उसमें मीडिया ने ये भी दिखाया कुछ ने कि उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, कांग्रेस का झंडा कुछ लोगों ने छीन लिया और वहां पर नारे लगाने लगे। इसका मतलब यह है कि ये पार्टी और इसके समर्थक इनडायरेक्टली ये भी कहना चाहती है कि ये सिर्फ हमारा कार्यक्रम है, हमने जिनको आमंत्रित किया है वही इसमें शामिल हो, अन्य कोई व्यक्ति अगर अयोध्या में प्रवेश करता है 22 तारीख को, 22 से पहले हो सकता है 22 के बाद भी, तो उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हमारी आस्था है, अगर आप अपनी आस्था का प्रदर्शन उस दृष्टिकोण से और उस पैरामीटर के अनुसार नहीं करते हैं तो हम आपकी आस्था को, आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। ये एक तरीके का विभाजन है जो जन सामान्य के लिए आगे चल करके बहुत तकलीफ दे साबित हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अयोध्या अब जन सामान्य की नहीं रहेगी, अयोध्या केवल और केवल एलीट वर्ग की हो जाएगी। धार्मिक आस्थाओं का जहां तक सवाल है और जहां तक देवी देवताओं और ईश्वर का सवाल है, कृपया उन्हें जन सामान्य की आस्था के साथ में जो जुड़ा हुआ है उसके साथ रहने दीजिए। एलिट्स को अलाउ मत कीजिए कि वो हमारी आस्थाओं को छीन लें और हमें एक प्रकार का डिटर्मिनिस्टिक फ्रेम देने की कोशिश करें कि पूजा आराधना की यही प्रणाली होगी, बाकी किसी भी प्रणाली को हम स्वीकार नहीं करेंगे। राजीव सर, एक अभी जिक्र किया सुनील सर ने भी, जिस तरीके के एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात देखी गई थी जब इलेक्शंस चल रहे थे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के, और जब एमपी में जब हार मिली तो उसमें कमलनाथ के उस सॉफ्ट हिंदुत्व को टारगेट किया गया, जो जिस तरीके से विजयदशमी का जुलूस और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को कमलनाथ लेकर के घूम रहे थे, वो चीजें काफी चर्चा में आई और उसके लिए उसको भी एक जिम्मेदार माना गया उस हार में कांग्रेस की। अब आम आदमी पार्टी इस समय दिल्ली में किसी तरीके का आयोजन कर रही है, वो जगह जगह सुंदरकांड का पाठ करवाना, अरविंद केजरीवाल साहब भी इस पाठ में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो माइलेज लेने की कोशिश हो रही हो वो पूरा असर ही उल्टा हो जाए, दांव ही उल्टा पड़ जाए अरविंद केजरीवाल का और दिल्ली की सरकार का? ये मुझे जो लग रहा है ना कि कुछ बीजेपी अपने स्टैंड को लेकर के बहुत क्लियर है, लेफ्ट पार्टीज अपने स्टैंड को लेकर के बहुत क्लियर है, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बड़ी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का हिस्सा हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद उनके द्वारा किए जाने वाले जो धार्मिक कृत्य हैं, उन धार्मिक कृत्यों का एक प्रेजेंटेशन बीजेपी की एक्टिविटीज के लिए काउंटर कंपोनेंट के रूप में उभर करके आएगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा संभव नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि भाजपा एक बड़े स्तर पर सफल हो जाएगी आम आदमी पार्टी को एक हास्यास्पद स्थिति में लाने के लिए। वो कहेंगे कि देखिए इन सबको भी ये
कंपेल होकर के करना पड़ा, और बहुत सारे आरोप दूसरे लगा करके वो इस धार्मिक समारोह की संभावना को, जो धार्मिक समारोह करेंगे उसको उसके साथ जोड़ देंगे। वो केजरीवाल के कथित भ्रष्टाचार के साथ भी उसको जोड़ देंगे। वो उन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ जोड़ करके और आम आदमी पार्टी को अब एक ऐसी चुनौती देने की कोशिश करेंगे जिसका जवाब आम आदमी पार्टी के पास में नहीं होगा। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस प्रकार के समारोह नहीं करने चाहिए थे, एक बात। दूसरा, जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई है वह मणिपुर से शुरू होती है, और मणिपुर में उन्होंने जो नैरेटिव दिया है कि बीजेपी के लिए ऐसा लगता है कि मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, ये नैरेटिव धीरे धीरे बाकी जो इंडिया अलायंस के हैं उनके द्वारा और कांग्रेस के द्वारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के रूप में उभर करके आना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर जहां पर भी किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी जैसी चल रही है, भाजपा ने उन एक्टिविटीज को या उन समस्याओं के समाधान की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें परपेचुएट होने दिया। वो मणिपुर उसका एक एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल जो उनके स्ट्रॉन्ग नैरेटिव में आनी चाहिए, शायद कांग्रेस भी सोच रही होगी, बिल्किस बानो के केस में क्या हुआ, और बिल्किस बानो के केस में जिस तरह से गुजरात सरकार को और केंद्र के गृह मंत्रालय के ऊपर जो रिफ्लेक्शंस हैं वो रिफ्लेक्शंस स्ट्रॉन्ग नैरेटिव में आने चाहिए। बेकारी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मध्य प्रदेश का एक उदाहरण कल सामने आया है, जहां पर कि जिन लोगों से पुलिस ने बयान लिए थे वो बयान देने वाले ही पलट गए, और थूकने का जो आरोप लगा था जिनके ऊपर इतने लंबे समय तक उनको जेल में रखा गया। वो इस तरह की जो घटनाएं हैं, जिन घटनाओं से यह कहीं साबित हो रहा है कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य इंडिया की डेमोक्रेसी को थियोक्रेसी में और अथॉरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ना तो थियोक्रेसी को एक्सेप्ट करेगी ना ही अथॉरिटेरियनिज्म को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि अधिकांश जनता गरीब है, अधिकांश जनता अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। वो इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करेगी। उसके लिए लोकतंत्र और समानता का तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस नैरेटिव के साथ कांग्रेस और इंडिया अलायंस आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी तक इंडिया अलायंस ने अपनी दबी ढकी समर्थन दिए हैं, कुछ लोग बहुत स्पष्ट समर्थन दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि उनको समर्थन देने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, पर फाइनली मुझे लगता है कि अगर ये एकजुटता, कोऑर्डिनेशन अगर हो जाएगा, तो वो कोऑर्डिनेशन भाजपा के इस राम मंदिर के नैरेटिव को न केवल डाइल्यूट करेगा, बल्कि उनके लिए एक ऐसी जबरदस्त चुनौती उत्पन्न करेगा जो 2024 के पूरे चुनाव को लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बना देगी। जी,